हाँ जी, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कार्डिनल अप्रोच कल हमारी खत्म हो गई थी, है ना। उसमें हमने कल क्या एक्स्ट्रा पढ़ा था? 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी का केस पढ़ा था, ठीक है। उसमें वही हमारा सब क्या चल रहा था, एमयू एनालिसिस चल रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने जो एमयू एनालिसिस बात की थी वो एमयू ऑफ एक्स था या एमयू ऑफ एम था? एम था, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि हम कितना विलिंग टू पे, कितना खर्च करना चाहते हैं और कितना एक्चुअल में पे कर रहे हैं। तो वो जो दो डिफरेंस बनते थे वो क्या बनता था हमारा? जो विलिंग टू पे और एक्चुअल पे का डिफरेंस था वो क्या बनता था? कंज्यूमर सरप्लस बनता था। वेयर एज वहीं अगर हमारा विलिंग टू पे ज्यादा होगा तो हमारे फायदा होगा, लेकिन विलिंग टू पे अगर कम होगा हमारे एक्चुअल पे से तो लॉसेज होंगे हमारे। समझ में आती है बात तो सबको? हमने फिर कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा था कि हमारी वांट्स कैसी कैसी होती हैं। हाँ, अनलिमिटेड होती हैं, कॉम्पिटिटिव होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, हैबिट्स बन सकती हैं, सब्जेक्टिव होती हैं, हाँ, सेटिस्फैक्शन सैटिटी होती है, और यूटिलिटी कहाँ से आ गया? नहीं होती। और बताओ, दोनों चुप बैठे हो आज, क्या हुआ? तो ये का गम हो रहा है? बॉन्ड्स कैसी होती हैं? बॉन्ड्स के हमने 7 to 8 पॉइंट्स लिखे थे। कैसी कैसी होती है? टाइम और प्लेस पे डिफर करती हैं, इनकम से डिफर करती हैं, वेरिएबल्स चेंज होने पे चेंज होती हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था जो हमारी बॉन्ड्स होती हैं वो हमारे दो तरीके के एक्सट्रीम्स बना देती हैं। कौन कौन से? लग्जरी और नेसेसिटीज, और उन दोनों के बीच में कंफर्ट्स लाई करते हैं। कंफर्ट्स जैसे कि एसी, टीवी, फर्नीचर, कूलर, ये सब चीजें हमारी, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था बताओ? हमने पढ़ा था हमारी दो तरीके की अप्रोच होंगी कंज्यूमर बिहेवियर में। कार्डिनल कौन सी होगी? कैसी होती है वो? क्वांटिफाइबल होती है। वेरास ऑर्डिनल थ्योरीज हमारी नॉन क्वांटिफाइबल होती है, वहां पे हम रैंक्स दे रहे होते हैं। समझ में आती है बात तो? हमने पढ़ा था यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फैक्शन, बेसिकली सेटिस्फैक्शन। क्या वो यूजफुलनेस होती है? एग्जाम्पल सिगरेट, अल्कोहल, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था जो हमारी यूटिलिटी होती है वो क्या होती है? इज डैश। वंश बिल्कुल चुप बैठे हो, फ्लो नहीं, वो क्वांटिटी डिमांडेड थी। जज नहीं करती का एक नाम था। एथिकली न्यूट्रल होती है, याद रहेगी ये बात सबको। यूटिलिटी क्या होती है? वंश चुप क्यों बैठे हो आज? तुम इतनी देर से चुप ही बैठे हो। हो। चलो, फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारा एल्फ्रेड मार्शल ने और कार्डिनल थ्योरीज दी थी उसका नाम क्या था? एमयू एनालिसिस। एमयू एनालिसिस का नाम था। उसमें हम एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स की बात कर रहे थे कि हम एक गुड को खरीदने से कितना सेटिस्फाई हो सकते हैं। मनी की बात यहाँ पे नहीं हुई थी, यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात हुई थी। याद आ गई ये बात तो सबको? फिर हमने क्या पढ़ा था आगे? फॉर्मूले पढ़े थे। क्या था एमयू का फॉर्मूला? क्या था? TUN-TUN-1 और डेल्टा TU अपॉन डेल्टा यूनिट्स। याद है सबको? फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा जब TU बढ़ता है, इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, तो हमारा MU पॉजिटिव रहता है। वेराज TU हाईएस्ट है तो MU जीरो। जीरो नहीं था इस लाइन पे जहाँ पे हमारा ये TU था, ये हमारा TU था, ये हमारा MU नहीं आ रहा था, तो जहाँ पे ये वो था तो यहाँ पे जीरो नहीं था। याद आ गई? और वहीं जहाँ पे हमारा TU फॉल कर रहा है वहां पे MU नेगेटिव रह रहा है। ये तो सबको याद आ गया। फिर हमने कल पढ़ा था 2 कमोडिटी और 1 कमोडिटी का केस। 1 कमोडिटी में क्या हो रहा था? हमारा जो MUX था, MUM था, वो किसके बराबर था? अपॉन इज इक्वल टू पी एक्स था। यानी कि जो जितनी भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, मार्शल क्या कह रहा था कि जब हम सेटिस्फाई होंगे, हम कब सेटिस्फाई होंगे? जब हमारी एंटायर इनकम खर्च हो जाएगी। ये बात तो सबको समझ में आती है। फिर हमने 2 कमोडिटी का केस पढ़ा था, वहां पे क्या हो रहा था? नहीं, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, यानी कि दो गुड्स को खरीदने की जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल सेम होगी, यानी कि एक गुड से जितनी सेटिस्फैक्शन हमें मिल रही है वही हमें सेम गुड से जब सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी, तो उस केस पे हमारा इक्विलिब्रियम बन जाएगा। यही पढ़ा था हमने। सबको याद आती है इतनी बात? आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल थ्योरीज। रजिस्टर्स खोलो सब। खोल लिए सबने रजिस्टर्स? हाईलाइटर्स हैं सबके पास आज? हैं सबके पास? निकाल लेना उन्हें आज बाहर, क्योंकि इसमें कर्व्स बहुत सारे पढ़ने वाले हैं हम।
चलो डालो हेडिंग, ऑर्डिनल थ्योरीज किसने दी थी? हिक्स एंड एलन ने दी थी। याद रहेगी इतनी बात तो। क्या ऑर्डिनल थ्योरीज हमारी क्वांटिफाइबल थी? नहीं थी, यानी कि क्या ऐसी थ्योरीज होंगी हमारी नॉन क्वांटिफाइबल, यानी कि नॉन मेजरेबल, यानी कि हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं? रैंक्स देने वाले हैं। रैंक्स जैसे कि 1 2 3 4 और ABCD हो गया। ये बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो हमारी कार्डिनल थ्योरीज है क्या वो इम्प्रैक्टिकल होती है या प्रैक्टिकल होती है? इम्प्रैक्टिकल होती है। किसने बोला प्रैक्टिकल? कार्डिनल थ्योरीज हमारी इम्प्रैक्टिकल होती है, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारी क्या होंगी? एक रियलिस्टिक अप्रोच देंगी। ठीक है। अब जैसे हमने मार्शल की थ्योरी जब हमने पढ़नी स्टार्ट करी थी तो हमने कुछ ना कुछ एजम्पशंस पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? क्या क्या एजम्पशंस थे वो? कंज्यूमर इज रेशनल और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। हाँ, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, होमोजीनियस प्रोडक्ट, और याद नहीं आ रही? क्यों नहीं याद आ रही? एजम्पशंस पढ़ी थी हमने कि जब भी हम मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस पढ़ रहे होंगे तो हमारी कुछ एजम्पशंस रखनी है कि हमारा दिमाग ये तो बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाली हैं चीजें, यानी कि कंज्यूमर रेशनल है, कंज्यूमर ज्यादा सेटिस्फैक्शन की तरफ भाग रहा होगा, या फिर कंज्यूमर बिल्कुल साउंड माइंड का, यानी कि हमने इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ा था कि एक तरफ 1000 का बैग है और एक तरफ 1 लाख का बैग है, तो कंज्यूमर किसकी तरफ भागेगा? 1 लाख के बैग की तरफ भागेगा। वेराज हमने वहीं पे पढ़ा था कि हमारा प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए, होमोजीनियस रहना चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ पानी हमारे पैग में है उतनी अमाउंट ऑफ दारू हमारे पैग में होनी चाहिए, वो हर पैग में सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस कंजम्पशन रहनी चाहिए, यानी कि लगातार पैग पे पैग पीते जाना, चखना भी बीच में नहीं खाना। याद रहेगी ये सब बातें तो। ऐसी जब हम क्या हो गया ऐसी जब हम हिक्स और एलन की स्टोरी पढ़ेंगे, ऑर्डिनल थ्योरीज पढ़ेंगे, तो वहां पे भी हमारी कुछ सर्टेन अजम्पशंस होंगी जो हमें अपने दिमाग में कांस्टेंट रखनी है कि ये जब हमारी थ्योरी चल रही होगी तो ये सब चीजें तो कॉमन है, ये चीजें तो होंगी ही होंगी। ठीक है, तो अब हम वो अजम्पशंस लिखनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो हमारा एजम्पशन वही है जो हमने वहां पे पढ़ा था, क्या था? कंज्यूमर इज रैशनल। इसका मतलब क्या है? साउंड माइंड। अगर यहाँ पे भी तुम्हें उस चीज को लिखना हो तो लिख लेना। नहीं, एक दो सेम है। कंज्यूमर क्या है हमारा? रैशनल है। समझ में आती है बात तो सबको? आती है बात सबको? नेक्स्ट लिखो, जो कंज्यूमर की चॉइसेस है ना, कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ICSE वालों पता है कुछ क्या होता है ये? जैसे किसी ने वो पढ़ी है ICSE में? तो पढ़ी होगी, जो हम वो पढ़ते थे मर्चेंट ऑफ वेनिस, पढ़ी है? CBSE वालों ने पढ़ी है? तभी वैसे पढ़ी कि मर्चेंट ऑफ वेनिस की क्या स्टोरी होती है, कि एंटोनियो था, बसेनियो था, पता है? तो वहां पे क्या होता था कि जब हमारा जो बसेनियो था ना, उसने ब्रोंज वाला बॉक्स चूज किया था, कास्केट कास्केट जो था ब्रोंज वाला चूज किया था। ये एक नॉर्मल स्टोरी है कि पोर्शिया एक रानी थी और बसेनियो एक गांव में रहता था, और वो मतलब उसने, जैसे राजा का स्वयंवर होता है ना, रानी का स्वयंवर होता है, वैसे पोर्शिया का स्वयंवर हुआ था। तो उसमें 3 तरीके के कास्केट्स रखे थे कि, और उसमें जो वो कास्केट में जिसमें पोर्शिया की फोटो निकलेगी वो जीत जाएगा। तो पोर्शिया की फोटो जो थी वो ब्रोंज वाले में रखी हुई थी। तो बहुत लोग राजा वगैरह आए, महाराजा, उन्होंने गोल्ड चूज किया, सिल्वर चूज किया, लेकिन ब्रोंज किसी ने चूज नहीं किया था, क्योंकि रानी की फोटो उन लोगों के लिए ब्रोंज में क्यों ही होगी, ये सब हुआ था स्टोरी में। तो उन लोगों ने क्या चूज किया था? बसानियों ने ब्रोंज वाला चूज किया था कास्केट। ठीक है, तो उसमें पोर्शिया की फोटो निकली और वो जीत गया। यानी कि वहां पे हमने जो प्रेफरेंस देखी वो गोल्ड की तरफ नहीं जा रही थी। जा रही थी या नहीं जा रही थी? नहीं जा रही थी। लेकिन मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि अगर तुम्हें कहीं पे 1 लाख का बैग दिख रहा है और एक पे 100 रुपए का बैग दिख रहा है, या फिर इन शॉर्ट तुम्हें पैसे पड़े हुए मिल रहे हैं और इंसान मरा हुआ पड़ा मिल रहा है, तो तुम इंसान की तरफ जाओगे। ये तुम्हारी मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, यानी कि हर किसी की प्रेफरेंस वही होगी। समझ आ गई बात? यानी कि अगर तुम्हें एक जगह सिर्फ गोल्ड दिख रहा है और एक जगह सिर्फ तुम्हें पीतल पड़ा हुआ मिल रहा है, तो तुम किसकी तरफ भागोगे? गोल्ड की तरफ भागोगे। तो वो है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। समझ में आ गई ये बात?
फिर उसे रानी नहीं मिलती ना, स्टोरी तो यही थी। पोर्शिया नहीं, उसने उसने अपनी औकात देख के चूज किया था वो, कि मेरी औकात तो ब्रोंज पे है। उसने बोला कि मेरी औकात तो ब्रोंज पे है, मैं क्यों गोल्ड चूज करूं, क्यों मैं सिल्वर चूज करूं। वो स्टोरी अगर तुम पढ़ोगे ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तुम्हें उससे बहुत सीखने को मिलेगा। वो 9th और 10th पूरी 9th-10th पढ़ाता है वो, मर्चेंट ऑफ वेनिस आईसीएससी को। इतनी अच्छी खासी बुक होती है। और उसमें मतलब वो पूरी जो लैंग्वेज होती है वो कोई अलग ही लैंग्वेज होती है, लैटिन होती है शायद, लैटिन या ग्रीक होती है। वो ग्रीक वर्ड्स यूज करने जाते हैं उसमें, वो पूरी उसकी ट्रांसलेशंस होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी स्टोरी है। मतलब वो तो हमें 7th-8th में भी पढ़ा दी थी, जो छोटी छोटी बुक्स आती हैं साथ में कंपनी होती है। लेकिन जो मेन स्टोरी थी पूरी की प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे हुई थी कैसे नहीं, वो पूरी उसमें लिखी हुई है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो अगर कभी टाइम मिले तो पढ़ना, क्योंकि आईसीएससी में इंग्लिश में स्टोरीज बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाते हैं। तुम्हारे शायद 11th और 12th में भी जूलियस सीजर होगी। कौन सी थी? मैकबेथ थी। मैकबेथ भी पढ़ी हुई है मैंने, मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया है मैकबेथ के बारे, उसमें भी पोर्शिया होती है शायद। तो वो किसी और में तो होती है, लेकिन एक स्टोरी और में पोर्शिया होती है। वो मतलब इंग्लिश में स्टोरीज तो एक से एक पढ़ाते थे। और अगर तुम बीए इन इंग्लिश भी करोगे ना, तो भी तुम्हें सब स्टोरीज पढ़नी पड़ती हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट ही स्टोरीज के ऊपर होते हैं। ये होता है बीए इन इंग्लिश में बहुत। तुम्हें खुद तुम में से किसी को भी रीडिंग का शौक नहीं है? अब वो चीज मुझे नहीं पता, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्टोरीज और पोएम्स हमें लेसन ही दे रही होती हैं। नहीं मतलब मुझे पर्सनली रीडिंग का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है। कुछ स्टोरीज नहीं, मुझे रीडिंग का वैसे भी शौक है। मतलब मेरे पास स्टिल, मतलब जैसे अभी मुझे फिलहाल टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे मेरा रिजल्ट का बीच का टाइम होगा ना, मैं उस टाइम पे भी नॉवेल्स बहुत पढ़ती हूँ बहुत। और अभी मेरी एक नॉवल मुझे लेनी है, खरीदनी है, टू गुड टू बी ट्रू, प्राजक्ता कोहली ने लिखी है, अगर किसी को आइडिया हो उसके बारे में। मोस्टली सेन जो है, तो ठीक है, वो मुझे बहुत मतलब मैंने उसकी स्टोरीज ना इतनी सुन ली, कुछ वो बुक का फेम इतना उड़ गया, उसको बहुत अट्रैक्ट कर रही है वो बुक, और ऊपर से वो लव स्टोरी है। और कहीं ना कहीं मुझे लव स्टोरीज जो होती हैं वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मैं रीडिंग भी जितनी करती हूँ मैं उन्हीं की करती हूँ, कोई बुराई वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी चीजें, बहुत प्यारी प्यारी चीजें होती हैं। कार्टून वाले ऐसा नहीं होता। रीडिंग बहुत अच्छी चीज है, तुम्हारी इंग्लिश एनहांस होती है, तुम्हें नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, बहुत नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। पढ़नी चाहिए, रीडिंग तो करनी चाहिए, तुम्हारी इंग्लिश भी एनहांस होगी, रीडिंग पावर्स भी स्ट्रांग होगी। नहीं तो क्लास में जब तुम खड़े होकर ऐसे पढ़ रहोगे बीच में ऐसे अटकते रह जाओगे। होते हैं बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अटकते रह जाते हैं। चलो, कंज्यूमर की मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, क्लियर हो गई ये बात? अगर इसके बारे में एक छोटू सा एग्जांपल लिखना है तो ये वाला एग्जांपल डाल लो जो मैंने अभी पूरा बोला। बोलना है पूरी कहानी, वो नहीं गया, यानी कि मैंने क्या बोला, वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमारी मोनोटोनिक प्रेफरेंस हमें रखनी है। ऑब्वियस प्रेफरेंस हो गई कि हमें भागना है तो गोल्ड की तरफ ही भागना है, हमें पीतल की तरफ भागना ही नहीं है। क्लियर हो गई ये बात सबको? एग्जाम्पल डालना तो तुम लोग तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का डाल लो, इन लोगों को डालना वो कुछ और डाल देंगे। क्लियर रहेगी सबको? चले आगे। नेक्स्ट है कि जो कंज्यूमर है ना वो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होगा? आईसीएसई वालों पता है कुछ? वेरी गुड। नहीं तो तुम लोगों ने तो ये चैप्टर भी पढ़े हैं ना 12th में। अच्छा, ऑर्डिनल पढ़ाया ही नहीं था। अच्छा, तो कंज्यूमर ट्रांजिटिव होता है। कंज्यूमर ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल वंश ने बोला, फिर मेरे दिमाग में तो एग्जाम्पल देते टाइम वंश ही सोचता है, पता नहीं क्यों कि वंश ने बोला कि दीदी मुझे गांजा जो है जो गांजा है उसे वो सिगरेट जो अब सुन लो यार, जो गांजा है उसे सिगरेट से ज्यादा पसंद है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। और वही वंश ने बोला कि जो सिगरेट है वो उसे ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू दारू, ठीक है। क्लियर होती है बात? तो यहाँ पे क्या माना जाएगा? क्या एजम्पशन निकल रही है कि वंश को इन शॉर्ट गांजा दारू से ज्यादा पसंद है। क्लियर हो गई बात? क्या मतलब ये नॉर्मल मैथ्स ही तो चल रही है कि अगर तुम्हें ए पसंद है बी से ज्यादा
और बी जो है वो बड़ा है सी से, तो इन शॉर्ट ए सी से तो बड़ा हो गई। तो वो है कि कंज्यूमर ट्रांजिटिव है, यानी कि अगर उसको कोई चीज सबसे एंड में पसंद आ रही है तो यानी कि वो फर्स्ट वाली से कहीं ना कहीं लेसी पसंद आ रही है। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल लिखना है तो यही लिख लेना, क्लियर रहेगी इससे बात। नेक्स्ट, हमें 2 गुड्स लेने ही लेने हैं, 2 गुड्स होने ही चाहिए। दो गुड्स होने चाहिए का मतलब क्या, कि जब हम कंज्यूमर मार्केट में जाएगा तो वो अगर मोमोज खरीदा तो वो स्प्रिंग रोल भी खरीदेगा ही खरीदेगा। दूसरा, उनकी क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं रहेगी। समझ में आ गई बात? यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरी पॉकेट में 100 रुपए पड़े हैं और 10 रुपए की प्लेट थी मोमोज की और 10 रुपए की प्लेट ही मेरी स्प्रिंग रोल की है, फॉर एन एग्जाम्पल, होता नहीं है ऐसा कभी भी। लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होगा कि मैं 10 की 10 प्लेट स्प्रिंग रोल की खरीदूंगी और मोमोज की एक भी प्लेट नहीं खरीदूंगी, ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। यानी कि जो भी मेरे बंडल्स बनेंगे वो 0,1 एंड 1,0 के बंडल कभी भी नहीं बनने वाले हैं। समझ में आ गई बात? इसे लिखना है तो ये चीज लिख लेना, क्योंकि अभी आगे जाके ये चीज पता चलेगी जब हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे। चले आगे, लिख लिया सबने? क्या चीज? 2 गुड्स होने ही होने चाहिए। मैंने बोला कि मेरे पास 100 रुपए हैं, 10 रुपए की प्लेट, एक प्लेट मोमोज की और 10 रुपए की प्लेट एक स्प्रिंग रोल की है। तो आप कभी भी ऐसा बंडल बनाओगे ही नहीं कि जहाँ पे आप 10 की 10 प्लेट मोमोज की खरीदो लेकिन स्प्रिंग रोल की एक भी प्लेट नहीं खरीद रहे, ये चीज होगी ही नहीं। एजम्पशन है ये, इम्प्रैक्टिकल है बट इसलिए एक एजम्पशन है कि आपको सारी प्लेट्स जो आप खरीद रहे हो उसमें एटलीस्ट एक प्लेट तो मोमोज या फिर एक प्लेट तो स्प्रिंग रोल का खरीदना पड़ेगा। ये 0 या ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है फॉर एन एग्जाम्पल। तो एक्स 0 या वाई 0 नहीं होना चाहिए। आप समझ में आ गई? हाँ, वो 1 कमोडिटी का केस हो जाएगा, लेकिन इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन आप तभी पढ़ सकते हो जब आपके पास 2 कमोडिटीज हो। समझ में आती है बात सबको? चले आगे चले, पानी भर लो एक बार। थैंक यू। हो तो अब भी रहा है थोड़ा बहुत, और इतना होना चाहिए। ओ माय गॉड, चले, लिख लिया सबने? साई लिख लिया? चलो, अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसमें बोलेंगे बजट लाइन। क्या होती है बजट लाइन, पता है किसी को? क्या लाइन होती है? बजट की लाइन होती है। ट्रांसलेशन मचा दिया आज तो, याशिका ने भी ट्रांसलेशन मचाए हैं। हाँ हाँ, गवर्नमेंट बजट क्या होता है जनरली? ठीक है, कितना? हाँ, इससे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, या फिर एक हम गवर्नमेंट बजट में बेसिकली क्या आता है कि गोल्ड का प्राइस इतना रहेगा पूरे साल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें वहां पर आती है। टैक्स इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा पूरे साल अब नहीं बढ़ेगा, ये सारी लिमिट्स हमारी आती है नहीं आती। वहीं जो हम यहाँ पे बजट लाइन पढ़ने वाले हैं वहां पे हम 2 गुड्स की बजट लाइन पढ़ने वाले हैं। यानी कि मेरी बजट लाइन, फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्केड्यूल बनाओ। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल स्केड्यूल ऐसे रफली मत बनाना, बट तुम्हें मम्मी ने दिए 100 रुपए फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। पेन था एक 10 रुपए का, हाँ ठीक है। वही तुम्हारी जो एक पेंसिल थी वो फॉर एन एग्जाम्पल थी 5 रुपए की, थी या नहीं थी? थी। यानी कि तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन कितने खरीद सकते हो? 10। वही मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंसिल कितनी खरीद सकते हो? 20। तो जो तुम्हारी बजट लाइन बनेगी ना वो ऐसे ग्राफ पे प्लॉट होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे गुड एक्स, यानी कि इसको हम गुड एक्स को जो मैंने माना वो पेन मान लो, और यहाँ पे हम लिखते हैं गुड वाई, यही हमारी बजट लाइन होती है। पेंसिल हम मैक्सिमम कितनी खरीद सकते हैं? 20। और पेन हम मैक्सिमम कितने खरीद सकते हैं? 10। यानी कि ये मेरी बजट लाइन है। समझ में आ गई बात सबको? यानी कि बजट लाइन की डेफिनेशन क्या निकलती है? मैक्सिमम लिमिट फॉर परचेजिंग, और क्या निकल सकती है? हाँ, कह सकते हैं। और बेसिकली जो हमारी बजट लाइन होती है ना वो हमें बता रही होती है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। बता रही है या नहीं बता रही है?
जो कि कंज्यूमर खरीद सकता है बाय स्पेंडिंग एंटायर इनकम। क्लियर हो गई ये बात? बजट लाइन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन परचेज और अ कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम। क्लियर होती है बात सबको? क्लियर हो गई? मैं इसी को छोटा कर रही हूँ। दिख रहा है सबको? चलो अब यहाँ पे ना अलग पेन से प्लॉटिंग करना। यहाँ पे एक पॉइंट बना लो ए, यहाँ पे एक पॉइंट बना लो बी, और यहाँ कहीं एक पॉइंट बना लो सी। कर ली प्लॉटिंग? कर ली? ए पे क्या हो रहा है? क्या हो सकता है ए पे? ये तो तुम्हारा बजट है, इसके अंदर अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? बजट के अंदर है, यानी कि कहीं ना कहीं ए पॉइंट पे कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम को स्पेंड नहीं कर रहा, यानी कि ए पे क्या हो रहा है? नॉट स्पेंडिंग एंटायर इनकम। बी पे क्या हो रहा है? बजट लाइन पे, यानी कि स्पेंड सारी कर रहा है, यानी कि जितनी इनकम उसके पास है वो सारी इनकम स्पेंड कर रहा है। इसी को हम नाम देते हैं अनअटेनेबल। जो तुम्हारी बुक में आईसीआई बुक कहती है वो ये कहती है कि जो सी पॉइंट है उस पॉइंट को बोलते हैं अनअटेनेबल इनकम। उतना है नहीं, हमारी औकात से बाहर जा रहा है, इन शॉर्ट बजट के बाहर है। चले आगे। हाँ, अभी नहीं। स्लोप वगैरह है, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ये सब चीजें हैं इसमें भी। वो एंड में आएगा, जब आईसी पढ़ लेंगे उसके बाद आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो नेक्स्ट, हाँ, फॉर्मूला है बजट लाइन का, देख लो आ जाएगा या नहीं आएगा। फॉर्मूला लिखना और उसके कांस्टेंट लिखना है, दो फॉर्मूलेज है मतलब। पढ़ेंगे ना अभी। क्लाउड बना के फॉर्मूला डाल दो और नीचे उसके कांस्टेंट लिख देना। नहीं, ज्यादा बड़े नहीं। चले, हो गया सबका? निहाल हो गया? चलो, तो इन शॉर्ट अगर तुम पॉइंट देखो, इस वाले पॉइंट पे बी वाले पॉइंट को देखो, और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे एक पॉइंट डी मार्क कर लेती हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, क्या मेरा प्राइस कितना रहने वाला है? प्राइस तो सेम रहेगा, यानी कि बात तो क्वांटिटी की हो रही है ना, हो रही है या नहीं हो रही? यानी कि जो भी मेरा यहाँ पे कोई पॉइंट बन रहा होगा, यहाँ पे अगर मेरे गुड एक्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट मेरी गुड वाई की क्वांटिटी भी तो कम होगी। समझ में आती है बात तो सबको? यानी कि मेरा जो गुड वाई है उसकी क्वांटिटी कहीं ना कहीं कम होगी। मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप लोगे वाई ऊपर ही, मैं वैसे बता रही हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। यहाँ इस पॉइंट पे अगर एक ही क्वांटिटी कम है तो एक ही क्वांटिटी ज्यादा होगी, और इसी पॉइंट पे अगर एक ही क्वांटिटी यहाँ ज्यादा है तो इस वाले की क्वांटिटी कम होगी। होगी या नहीं होगी? समझ में आती है बात तो सबको? यानी कि कहीं ना कहीं मेरी बजट लाइन का फॉर्मूला क्या बन रहा है? मेरे बजट का, मेरे मनी इनकम का फॉर्मूला क्या बन रहा है? इंटू पी एक्स, कोई प्राइस है, इंटू क्यू एक्स, है या नहीं है? ये मेरा पूरा गुड एक्स का नहीं बन जाएगा एंटायर इनकम कि मैं कितना स्पेंड कर रही हूँ? होगा या नहीं होगा? प्लस कर देंगे अगर मैं पी वाई इंटू क्यू वाई, यानी कि मैं गुड वाई पे कितना एक्सपेंडिचर कर रही हूँ, वो बना के मिलेगा मेरा क्या? मनी। क्लियर हो गई बात सबको? ये जो ये है, ये क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन गुड एक्स है कि नहीं है? और वही ये क्या है हमारा?
ऑन गुड बाय है। ये वाला पंखा बंद है क्या? और ये पूरा मिला के क्या बन रहा है मेरा? टोटल एक्सपेंडिचर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं टोटल एक्सपेंडिचर क्या है मेरा? मनी इनकम के बराबर आ रहा है। मार्शल भी तो यही कह रहा था, कह रहा था या नहीं कह रहा था? लेकिन इसकी अप्रोच, क्या इसकी अप्रोच रियलिस्टिक है या उसकी थी? लग रही है ना कहीं ना कहीं, और अभी हम और पढ़ेंगे तो और लगेगी। चले आगे। तो इन शॉर्ट ये एक एग्जाम क्वेश्चन बनता है हमारा कि एट बजट लाइन क्या होने वाला है? क्या? मनी इनकम। एट बजट लाइन जो भी मेरा टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो किसके बराबर रहने वाला है? मनी इनकम के। ये एग्जाम क्वेश्चन बनता है। चले आगे। चले, इसी को मैं छोटा कर रही हूँ, दिख रहा है ना? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बजट कॉन्स्टेंट्स। ये अपने आप कैसे मिट गया? ठीक है, दिख तो रहा ही होगा। अच्छा, बजट कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? बाधाएं, रुकावट। चेंज नहीं होता तो नहीं, कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है रुकावट, यानी कि इससे ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन हम पढ़ेंगे इससे ज्यादा नहीं। यानी कि जो मेरा ये टोटल एक्सपेंडिचर है कहीं ना कहीं मेरा बजट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो बजट कांस्टेंट का फॉर्मूला हमारा सीधा सीधा क्या बनता है? पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई, जो है मेरा वो या तो छोटा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए किसके? मेरे मनी इनकम के। तो ये बनता है मेरा बजट कांस्टेंट, यानी कि कहीं ना कहीं मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कैन नॉट एक्सीड मनी इनकम। क्लियर है बात? इसका इंग्लिश में मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर कैन नॉट एक्सीड मनी इनकम। हम बजट लाइन से बाहर नहीं जा सकते इन शॉर्ट। क्लियर है बात सबको? चले आगे, चले आगे, कर दूं पेज टर्न? साई निहाल नोट्स को हाईलाइट भी करते चलो थोड़ा थोड़ा, चाहे घर पे कर लो, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हाईलाइट करते हुए चलो, ठीक है? और निहाल रजिस्टर बहुत पतला है, ये बहुत पतला है। एटलीस्ट 200 या 400 पेजेस का रजिस्टर लेना था। ये तो अभी थर्ड फोर्थ चैप्टर में ही भर जाएगा। उसको थोड़ा मोटा बना लेना, मतलब मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि एक ही रजिस्टर में सब कुछ रहे। तो चाहे मोटा स्टार्टिंग से ही बना के चलो, चाहे तुम्हारे टॉपिक्स कम हो, लेकिन एक रजिस्टर ऐसा बना लो मोटा, आगे काम आ ही जाएंगे वो तो पेजेस, बट रजिस्टर ऐसा बना के चलो जिससे दिक्कत तुम्हें ना आए। कि पता है पेपर में क्या होता है फिर? एक रजिस्टर ये पहला वाला बन गया, जितना दूसरे वाले में बनेंगे ये पता नहीं कहाँ बुक्स के नीचे दब जाएगा, पेपर के टाइम पे नहीं मिला फिर। हाँ, फिर भी होता है ना, कई बार मिलती नहीं है चीजें, इसीलिए मैं नॉर्मल पूछ रही थी। चले आगे, चले, चल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ बजट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कैसा स्लोप लगता है, कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा, और कैसा होगा? वीवीआईपी लिख लो इसको। पहले तो हम बना लेते हैं बजट लाइन, हमने कैसी बनाई थी?
नॉर्मली ये थी बजट लाइन हमारी, कहीं ना कहीं इसकी जो स्लोप है वो कैसा दिख रहा है, मैं इसको डिनोट जैसे मैं करती हूँ अपनी लैंग्वेज में, कि बेसिकली हमारी नॉर्मल पार्क की स्लाइड है, क्योंकि अभी जब हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे ना तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होगी। नॉर्मल हमारी पार्क की स्लाइड है, यानी कि जो मेरा स्लोप यहाँ पे रहने वाला है वही स्लोप मेरा यहाँ पे रहने वाला है, होगा यही चीज होगी। तो जो हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कहीं हम गुड्स y को डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे हम कोई गुड्स x को डिनोट कर रहे थे, यानी कि मेरा फॉर्मूला बनेगा px अपॉन py, यानी कि एक गुड को दूसरे गुड के बदले एक्सचेंज करूंगी तो उसमें मेरा स्लोप कितना रहेगा वो मेरा स्लोप बताता है, और इसी को हम बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। ये भी एग्जाम क्वेश्चन है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन का दूसरा नाम क्या होता है। ये नाम है, हम इसका नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमें याद करना पड़ेगा। समझ में आ गए, क्योंकि हर जगह पे हमारा जो स्लोप है वो सेम रहने वाला है। वहीं जब हम आईडीसी पढ़ेंगे तो उस केस में क्या होगा कि हर जगह स्लोप हमारा अलग अलग रहेगा, इसलिए ये डिनोटिव है, इसलिए ये डिनोट करा है मैंने, ताकि ये याद रहे जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए लिख लो इसको यहीं पर। यानी कि कहीं ना कहीं मेरा स्लोप का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, पी एक्स अपॉन पी वाई। और सिंस हम डिनोट कैसे करते हैं, हमारी डिनोशन ऐसे 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 चलेंगी, यानी कि मेरा स्लोप कैसा रहने वाला है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और कोई भी स्लोप अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो उसका साइन क्या रहने वाला होता है, हमेशा नेगेटिव। यानी कि अगर लिखा हो ना लिखा हो बट स्टिल हमारा जो स्लोप रहने वाला है वो हमेशा क्या रहने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गुड बढ़ रहा है और दूसरा गुड घट रहा है, इसीलिए। समझ में आती है बात तो सबको। और अभी वो हमने इस वाले डायग्राम से चीज क्लियर कर ली थी कि डी पॉइंट पे अगर हमारा एक्स ज्यादा है तो वाई कम है, और इस केस में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, y ज्यादा है तो x कम है। समझ में आती है बात तो सबको। तो फिर क्या क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे गुड्स कहीं ना कहीं बढ़ते और घटते दिख रहे हैं, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहने वाला है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मैंने क्या बताया था आइडेंटिफिकेशन, कि एक चीज बढ़ रही होगी और एक चीज घट रही होगी, यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, इसलिए इसका स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लिख लिया सबने, हाँ। और इसी की जो डेफिनेशन बनती है ना वो बनती है हमारी चेंज इन द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स बेसिकली, या फिर रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स, स्लोप की, फॉर्मूले की। चले आगे। चले, समझ में आ रहा है सबको, चले आगे चले। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिफ्ट इन बजट लाइन। अच्छा, हमने शिफ्ट और कहाँ पढ़ा था, चेंज इन डिमांड में, जहां पे हमारे क्या चीजें कांस्टेंट रहने वाली थी, प्राइस, बाकी सब चीजें इफेक्ट कर रही थी। यहाँ पे हमारे दो तरीके के शिफ्ट हमें दिखेंगे, दो ग्राफ बना लेना, पहला दूसरा। ये तो हमारी नॉर्मल बजट लाइन है ही, बना ली सबने। एक को हम बोलते हैं राइट वर्ड शिफ्ट होना, और दूसरे को हम बोलते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होना। राइट वर्ड शिफ्ट में क्या होगा, हमें ऐसे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, वेयरएज लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में क्या होगा, ऐसे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, क्यों हो सकता है तुम लोगों के अकॉर्डिंग, ऐसा क्यों हो सकता है? इनकम बढ़ गई हो या घट गई होगी, एक चीज बोलो ना, बढ़ी है या घटी है?
लेफ्ट वाले में घट गई, और कहीं ना कहीं हमारे प्राइस ऑफ गुड्स भी तो इफेक्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बोलो। यानी कि अगर यहाँ पे कंज्यूमर ज्यादा खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा होगा, प्राइस कम हो गया होगा और उसकी इनकम बढ़ गई होगी। समझ में आती है बात तो सबको। यानी कि पहला जो हम लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं रीजंस। दो ही रीजन है, पहला कि इनकम या तो बढ़ गई होगी होगी, दूसरा क्या, प्राइस हमारे दोनों में से किसी भी गुड के या दोनों ही गुड के हमारे कम हो गए होंगे, और वहीं इसका उल्टा होगा, लिखो उल्टा भी। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हम दोनों ही गुड्स का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, हाँ या ना। जो मैंने यहाँ लिखा है उसको सेम इधर उल्टा लिखना है, लिख लो यहाँ पे इसको भी। रीजन इसका क्या बनेगा, इनकम हमारी डिक्रीज हो गई होगी और प्राइस हमारे बढ़ गए होंगे। और यहाँ पे क्यों होगा ये, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं गुड्स जो होंगे वो हमारे कहीं ना कहीं कम कंज्यूम हो रहे हैं। समझ में आती है बात सबको। इसी के ऊपर अब एक एग्जाम क्वेश्चन बनता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तुम्हें लिखना हो या ना लिखना हो वो तुम देख लेना। तुम्हारा ये फिगर है, ठीक है, फिगर है, ये बजट लाइन है, नॉर्मल बजट लाइन बनाई है। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ कि तुम्हें बताना है कि शिफ्ट कैसा होगा, ठीक है। मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन दे रही हूँ, तुम बताना कि शिफ्ट किधर की तरफ होगा। बोलो कैसे। हम्म, मैंने बोला ये इक्वल है, डिनोट कैसे करेंगे, ये कहीं ना कहीं ऐसे बढ़ रही होगी, वही कहीं ना कहीं ये घट भी रही होगी, यानी कि हमारा क्या रहने वाला है, नो चेंज। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ, ये लिखना है, ये लिखना है, हाँ क्या, नहीं यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसको उल्टा लिखना है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ डायग्राम लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, तुम बताना शिफ्ट किधर की तरफ होगा। डायग्राम में मिटा दो, अपने अकॉर्डिंग सोच के बताना, मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ, बोलूं। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, शिफ्ट कैसा होगा, आके बनाओ या शिकाओ, बनाओ कैसा शिफ्ट होगा, बनाओ। मैंने बोला डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, सिर्फ एक्स, तो मैं नॉर्मली मानो ये मैंने बना दिया यहाँ पे कि हमारा गुड वाई है फॉर एन एग्जाम्पल, और ये मेरा गुड एक्स है। आओ बनाओ, या शिकाएगी, बनाओ बनाओ जल्दी, आओ जल्दी जल्दी, निहाल आओ, आओ निहाल आओ, सिर्फ एक्स का। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, मान लो अगर यहाँ प्राइस है यहाँ पे, सही बनाया है या गलत बनाया है, कैसे सही लग रहा है, आओ वंश बनाओ। ये मेरा एक्स था और ये मेरा वाई था, और ये मेरी कहीं ना कहीं बजट लाइन थी। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स,
ये सही है? बैठ जाओ, गलत है। ठीक है, आओ, मैं बनाऊं। एक ही चांस मिलती है। बजट लाइन पे प्राइस थोड़ी चल रहा है, बजट लाइन पे तो क्वांटिटी चल रही है। बनाओ। वाई की तो पे चेंज ही नहीं हो रहा ना, वाई पे तो चेंज ही नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स ही तो बोला मैंने। क्या अगर प्राइस एक्स का चेंज हो रहा है तो वाई की डिमांड थोड़ी बढ़ रही है, वाई की क्वांटिटी थोड़ी घट बढ़ रही है? समझ नहीं आया अब भी? वंश ने सेम नहीं किया, वंश ने वाई को इधर बनाया था और निहाल ने उल्टा ही बना दिया था। अब समझ में आ गई? पहली चीज तो ये देखो, प्राइस कम होगा, क्वांटिटी बढ़ रही होगी, यानी मेरा फिगर तो ऊपर ही जाएगा, सबसे पहली इंडिकेशन। वहीं अगर मैंने बोला प्राइस बढ़ रहा होगा, मेरी क्वांटिटी कम हो रही होगी, यानी कि राइट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। इतना तो समझ में आता है सबको। नो चेंज वाला भी समझ में आ गया कि एक पॉइंट इधर का दे दिया, एक पॉइंट इधर का दे दिया, लेकिन पॉइंट आता है कि अगर सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई चेंज हो रहा है। अब मैंने बोला दूसरा एग्जाम्पल सुनो, मैंने बोला प्राइस डिक्रीज हो रहा है एक्स का और प्राइस इंक्रीज हो रहा है वाई का, अब क्या फिगर बनेगी? सेम रहेगा। मैंने बोला प्राइस, सुनो ध्यान से सुनो, पहले इस फिगर को भूल जाओ। वेट, ये फिगर है मेरा, यहाँ पे मैं x को डिनोट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं y को डिनोट कर रही हूँ। ये मेरी नॉर्मल बजट लाइन है। मैंने बोला है प्राइस इंक्रीज तो हो रहा है x का, प्राइस डिक्रीज हो रहा है y का। आओ बनाओ सही, मैं लिख देती हूँ, इंक्रीज इन x और डिक्रीज इन y। लो, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से। वेरी गुड, अब समझ में आ गई? आई आशिका समझ? वो खुद ही कंफ्यूज लग रहा है इसी पूरे कॉन्सेप्ट में। अब समझ में आ गया? अब मैं कुछ भी दे दूं तो अब बनाओगे आके? देखो, वेरी गुड। चलो कोई नहीं, पार्शियलिटी हो रही है, बोलो बोलो ना, पार्शियलिटी कर रही है दीदी। चल, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ये समझ में आ गया? अब पेपर में क्वेश्चंस जो आएंगे ना, वो इस टाइप के आएंगे जो मैंने ये सॉल्व करवाए हैं, कि शिफ्ट किधर की तरफ और कैसे हो रहा है। यानी कि तुम्हें क्या बोलेगा, शिफ्ट एक्स की तरफ किधर हो रहा है, शिफ्ट वाई की तरफ किधर हो रहा है। और तुम्हें पेपर में जो मैंने सिनेरियोस बनाए थे, सिनेरियोस देगा, यानी कि सिनेरियो सिर्फ दोनों के नहीं बनेंगे, सिनेरियो सिंगल सिंगल के भी बन सकते हैं, यानी कि तुम्हारा शिफ्ट लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड दोनों मिला के भी हो सकता है। समझ में आती है बात तो सबको? ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया पूरा ढंग से? चले, अब मैं कल कोई भी क्वेश्चन दूंगी, समझ में आ जाएगा, कर दोगे आराम से बोर्ड पे, याशिका हो जाएगा? पहले कल ले लो की बात कर लो भाई, बंदे को बहुत वो है कि दीदी कब खत्म होगा बैच, शुरू होने से पहले कब खत्म होगा, कल छुट्टी दे दो, है ना? अरे रहने दो, यहाँ से जाओ तुम, बन गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं अब। देखो, अब हमारा शुरू हो रहा है इंडिफरेंस कर। इसका दूसरा नाम पता है? हाँ, इसका दूसरा नाम किसी को पता है? आईसी। आईसी कर्व तो छोटा फॉर्म हो गई, और वो आई डी कर्व होता है, या फिर आई सी बोलते हैं। हाँ, इसका दूसरा नाम होता है आईसो यूटिलिटी कर्व। तोड़ मरोड़ के अनस्क्रैम्बल द लेटर्स करने से नाम नहीं निकल जाएगा वंश। और दूसरा नाम क्या है इसका? आईसी या फिर आई डी कर्व। पढ़ा हुआ है ये तुम लोगों ने, तुमने 11th में पढ़ा है और उन लोगों ने 12th में पढ़ा है। मैं ऐसी आ गई पास होके, 12th तो है ना। अरे रहने दो तुम, सीबीएसई 11 12। चले चले, आईसो यूटिलिटी कर्व पे क्या होता होगा? तुम लोग तो पढ़ा हुआ है, तुम दोनों ने, बताओ क्या होता है?
वाह, इसका बर्फ से क्या लिंक है? ओह माय गॉड, ऐसे assumptions काश इकोनॉमिक्स में चल सकते थे, कितने मजे आते ना, है ना, याद करनी कितनी इजी हो जाती है इकोनॉमिक्स हम सबके लिए। वेरी गुड वंश। बताओ आईसी यूटिलिटी कर्व पे या आईसी पे क्या होता है? सेम रहता है। हमने पढ़ा था, जो हमने बजट लाइन पढ़ा, ठीक है, या हमने से पहले डिमांड कर्व पढ़ा, या हमने से पहले एमयू कर्व पढ़ा, क्या वहां पे सेटिस्फैक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग था? हाँ, लेकिन आईसो कर्व पे या फिर आईसो यूटिलिटी कर्व पे या फिर आईसी पे जितनी भी सेटिस्फैक्शन, यानी कि अगर ये मेरा मेरा जो आईसी कर्व रहता है वो हमेशा ऐसे रहता है, मैं सिर्फ अभी बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, यानी कि जो मेरे गुड्स यहाँ पे मुझे जो बंडल मिल रहा है एक्स और वाई का, वेरा जो मुझे यहाँ मिल रहा है, या जो मुझे यहाँ मिल रहा है, जो मुझे यहाँ मिल रहा है, मैं हर किसी पे सेटिस्फाइड हूँ। मुझे कोई भी बंडल दे दो, मैं सेटिस्फाइड रहूंगी। ये कह रहा है। क्या यही एक्चुअल में अप्रोच होनी चाहिए? क्या यही एक्चुअल में अप्रोच होनी चाहिए? प्रैक्टिकल अप्रोच है ये तो, यानी कि जो मेरे को सेटिस्फैक्शन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें बोला, इमेजिन करो सब अपने दिमाग में, मैंने तुम्हें बोला तुम्हारे पास 100 रुपीज है, नॉर्मल पेन और पेंसिल का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मैंने बोला कि तुम अपनी मर्जी से पेन और पेंसिल्स ले आओ, तुम्हें कितनी लानी है? क्या तुम पता है तुम्हें कि तुम कितने पे सेटिस्फाई होगे? पता है? तुम क्या अंदाजा लगाओगे? पेंसिल कम यूज होती है मेरे से, पेन ज्यादा यूज होते हैं, मैं पेंसिल 2 ले लेता हूँ, बाकी बचे हुए पैसों के पेन ले लूंगा, यही सोचोगे। फिर कहीं ना कहीं मैंने बोला कि तुम दूसरा एजम्पशन बनाओ, दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ। तुम क्या कहोगे कि दीदी कोई नहीं, 3 पेंसिल और ले लेते हैं, एक पेंसिल और लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा, पेन की क्वांटिटी कम कर देते हैं, सेटिस्फैक्शन तो मिल रही है ना? मिल रही है, नहीं मिल रही? वही मैंने बोला कि नहीं, दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, 4 पेन ले लेते हैं, बाकी बचे हुए के पेंसिल्स ले लेंगे। यही बनाओगे कि कोई नहीं, पेंसिल्स बहन के काम आ जाएंगी, भाई के काम आ जाएंगी, यही बनाओगे ना सेटिस्फैक्शन? सेटिस्फैक्शन तो हर जगह मिल रही है, कहीं भी तुम डिससेटिस्फाइड तो नहीं हो। डिससेटिस्फाइड तुम कब होगे? जब तुम्हारा इनकम से ज्यादा तुम्हारा एक्सपेंडिचर हो रहा होगा। समझ में आ गई बात? यानी कि आईसो कर्व कहीं ना कहीं हमारे बजट लाइन के साथ रिवॉल्व कर रहा होता है कि जितना मेरा बजट है उतना ही मेरा खर्चा होना चाहिए, अगर उतना खर्चा हो रहा है ना, यानी उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ। वो मान ही नहीं रहा कि कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 0 बन रहा है, 1 बन रहा है, वो नहीं मान रहा, लेकिन हमने फिर भी एक असम्पशन लिखी थी। क्या लिखी थी? कि कोई भी गुड की क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। लिखी थी या नहीं लिखी थी? यानी कि अगर मैं गुड एक्स खरीद रही हूँ, मैं पेन खरीदी, तो मुझे कम से कम एक पेन तो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। वो होता है मेरा आईसी कर्व। अब समझ में आ गई बात सबको? यानी कि आईसी कर्व पे बेसिकली क्या होता है, आईसी कर्व पे बेसिकली मैं हर पॉइंट पे सेटिस्फाइड हूँ। आईसी पे या फिर इंडिफरेंस कर्व पे हर पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन इक्वल है। यानी कि ज्यादा हो जाए कम हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये चीज तो लिख लेना, हर पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन इक्वल रहने वाली है, ठीक है। चले आगे। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम्हारे पास मैंने बोला था भाई 100 रुपीज थे, तुम्हें मोमोज खाने थे और तुम्हें स्प्रिंग रोल खाने थे। खाने तुम्हें 2 ही चीज थी, क्योंकि आईसी बोल रहा है कि 2 ही चीजों पे मैं लिंक करूंगा। बोल रहा है नहीं बोल रहा? 2 क्वांटिटी बोली थी, मोमोज स्प्रिंग रोल ले लो, नूडल्स और चिली पटेटो ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। मोमोज और स्प्रिंग रोल का एग्जांपल लेते हैं, वेल एंड गुड एग्जांपल। तुमने बोला मैं 10 प्लेट मोमोज की खाऊंगा और 1 प्लेट स्प्रिंग रोल की खाऊंगा। मैंने बोला नहीं मजा आ रहा, नहीं आ रहा मजा। क्या करो? 9 प्लेट इसकी खा लो, इसकी 2 प्लेट खा लो। बात तो वही बनी? बनी या नहीं बनी? पैसा उतना ही खर्च हो रहे हैं, मैं कॉम्बिनेशन बना रही हूँ जस्ट फॉर इन केस, पेटी तो भरना है। क्या पता तुम्हें मोमो ज्यादा अच्छा लग जाए, स्प्रिंग रोल कम अच्छे लगे उस पर्टिकुलर दुकान के। होता है या नहीं होता ऐसा? तो तुम क्या करोगे? ज्यादा मोमोज की प्लेट ही तो ऑर्डर करोगे। वहीं एक दूसरा कॉम्बिनेशन बना रहे हो, यहाँ तुम 8 खा रहे हो, यहाँ तुम 3 खा रहे हो, या फिर यहाँ तुम 7 खा रहे हो और यहाँ तुम 4 खा रहे हो। जो मेरा आईसी कर्व बनेगा ना, इन पॉइंट को जब मैं डिनोट करूंगी, मेरा आईसी कर्व हमेशा ऐसे बनेगा, हमेशा ऐसा ही बनेगा। यानी कि इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप। क्या बोलते हैं इसे? कॉन्वेक्स शेप। लिख लो इसे। समझ में आया? पहले तो ये बताओ या नहीं आया? बताओ, आया? समझ में तो आ गया। मैंने क्या करा, कॉम्बिनेशन ही तो बनाया अलग अलग, और यही तो हम जनरली करते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही है कि हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, जो हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करेगा हम वो खा लेंगे, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पे बस क्या बोल रहे हैं हिक्स और एलन, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम हर पॉइंट पे सेटिस्फाइड हो, तुम कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो तुम सेटिस्फाइड रहने वाले हो। सेटिस्फाइड कब तक रहोगे?
जितना तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर जब तक तुम्हारा मनी इनकम के इक्वल नहीं हो जाता। लेकिन अगर उससे ऊपर गया वहीं तुम्हारी डिससेटिस्फैक्शन शुरू हो जाएगी, यानी वो अनअटेनेबल अप्रोच हो जाएगी। पॉकेट में तो 100 रुपये पड़े थे, 110 रुपये कैसे खर्च कर लोगे? पेटीएम तुम चलाते नहीं हो, 10 रुपये का सिक्का तुम्हारे पास पड़ा नहीं है, क्या करोगे? नहीं कर पाओगे ना खर्च, इसलिए उसको अनअटेनेबल कहते हैं। समझ में आ गई सबको बात? चले आगे, वंश चले, साई चले। अब हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? स्लोप ऑफ आईसी कर्व। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये यूनिटी इंपॉर्टेंट है, ये मान, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। चैप्टर 2 मैंने काफी जगह इंपॉर्टेंट लिखवाया है, पूरा चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम चैप्टर 2 के आगे ही रेड पेन से लिख देना, जहां तुम इंडेक्स में कहीं पे भी लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसे तुम छोड़ ही नहीं सकते हो। इसे छोड़ा तो लंका ही लगेगी फिर तुम्हारी, इन शॉर्ट देसी भाषा में। है रेलेवेंट तो है, बट ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट लाइन कब रेलेवेंट होगी? जब अभी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। बजट लाइन समझ नहीं आई तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आएगा। अभी नहीं पढ़ा, इसका नहीं पढ़ा हमने। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था वो हमने किसका पढ़ा था? एमयू वाली का, कार्डिनल का। ऑर्डिनल का तो अलग बनेगा ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? प्रोडक्शन वाला, प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, उसी में रेवेन्यू भी आ रहा है, सब कुछ उसी में ही आ रहा है, सब कुछ उसी में ही आ रहा है। चले, यहाँ पे एक बार फिर बना लो हमारा आईसी कैसा बन रहा था। क्या ये नॉर्मल पार्क की स्लाइड है? कैसी स्लाइड लिख रही है? वाटर पार्क वाली। होता नहीं ग्रेविटी वाली स्लाइड में एकदम से झटका, जाते जाते स्लो हो जाता है, होता है नहीं होता? यानी कि जब वो झटके वाला पोजीशन है उस टाइम पे हमारा स्लोप सबसे ज्यादा रहता है। यानी कि आईसी पे ना क्या होने वाला है, हमारा स्लोप इक्वल नहीं रहने वाला। वेराज जब हमने बजट लाइन पढ़ी थी वहां पे हमारा स्लोप सारे ही पॉइंट्स पे इक्वल रह रहा था। लेकिन जब मैं बात करूंगी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, मेरा स्लोप अलग अलग रहने वाला है। क्यों रहेगा? जब मैं गिरूंगी, साइड से नीचे आऊंगी, मैं यहाँ पे तो बहुत तेजी से नीचे आऊंगी, लेकिन यहाँ पे तो मेरी स्पीड एकदम स्लो हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा स्लोप क्या रहने वाला है? अलग अलग रहने वाला है। क्लियर रहेगी ये बात तो सबको? यानी कि मेरा स्लोप चेंजिंग स्लोप बनता है एक तरीके से। और ये जो स्लोप होता है ना, ये वहां पे उस स्लोप का नाम क्या था? क्या था? बजट लाइन के स्लोप का नाम क्या था? मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। इसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या नाम है? वन सेम किस एंगल से लग रहे हैं? ये आईसी कर्व है, ये बजट लाइन है, तो क्या करूं? हाँ ये तो सेम ही तो है, इसका स्लोप पढ़ रहे हैं। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम क्या निकल रहा है इसकी शॉर्ट फॉर्म? एमआरएस। और उसको बोलते हैं एमआरई, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। लिखना हो तो वहां पे भी लिख लेना, पेपर में एमआरएस एमआरई करके भी दे सकता है। चले, एमआरएस का फॉर्मूला क्या बनता है? पहले तो एमआरएस निकलेगा तो एक्स और वाई दोनों के गुड्स का निकलेगा, हाँ या ना? जब हम पॉइंट डिनोट करते हैं 0,1, तो 0 क्या होता है मेरा? एक्स या वाई? एक्स होता है हमेशा, होता है। वाई क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे देखो बढ़ता हुआ क्या दिख रहा है? मैंने ना उल्टा बना दिया है फिगर, ये स्केड्यूल, हाँ मैंने स्केड्यूल उल्टा बना दिया। तुम इसको वाई ले लो तभी तुम्हें क्लियर होगा, इसको वाई ले लो और इसको एक्स ले लो, ऐसा करके करना बस, ठीक है? यानी कि हमेशा तुम्हें बढ़ता हुआ एक्स दिखेगा, ये चीज याद रखनी है। रख पाओगे? रख लोगे? सिर्फ एक ही जना रखेगा? 2 ही जने?
वेरी गुड। याशिका आप भी नहीं रख पाएगी याद? हमारा गेन जो होगा वो हमेशा एक्स में होगा, याद रखना है, ये तो याद रख लोगे, इजीएस्ट टर्म है। गेन हमेशा एक्स में होगा। और कैसे पता लगाना कि जो हमारा ये वाला कर्व होगा ये हमेशा कैसे दिखेगा, 1 कॉमा कुछ भी ले लो, यहाँ पे -0, मतलब कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। क्लियर रहेगी बात सबको? यानी कि जो मेरा MRX XY का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मेरा डेल्टा ऑफ गुड्स Y अपॉन डेल्टा ऑफ गुड्स X, और Y अपॉन X एक्सेस ही तो हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है या नहीं हो रहा, इसलिए स्लोप बन रहा है। चले, लिख लिया? वाटर पार्क वाली स्लाइड है, ऊपर स्लोप ज्यादा होता है, नीचे हम तो इतनी ज्यादा पानी में। पानी में थोड़ी गिरते हो, वो वाली स्लाइड याद नहीं आ रही, ग्रेविटी वाली? ग्रेविटी वाली स्लाइड नहीं अटलांटिक वाटर वर्ल्ड में भी थी जब तुम गए होंगे, सबसे ऊंची होती है, एकदम से झटके से नीचे आते, लेकिन यहाँ तो लेटते हुए ही आते हो। हाँ, वो वाली बताओ ना। तो वही तो बोल रही हूँ मैं। और वाटर पार्क में तो जितनी भी स्लाइड्स होती हैं सारी ही ऐसी होती हैं कि एकदम से झटके से नीचे और लौटते हुए ही आते हो। पानी में गिरने वाली तो बहुत ही बहुत कम है कि तुम पानी में गिर रहे हो, अगर वो होती मैं तो जाती ही नहीं। हरियाणा साइड ज्यादा होती वो वैसी वहां इधर की तरफ तो होती ही नहीं। अटलांटिक वाटर वर्ल्ड में कौन सी थी, एक भी स्लाइड ऐसी नहीं थी कि तुम पानी में गिर रहे हो। वो तो हमने स्लोप ले लिया ना, बजट लाइन का स्लोप है वो तो हर पॉइंट पे सेम रहेगी। तुम खुद बताओ, तुम्हारी स्पीड वाटर वाली स्लाइड, वाटर पार्क वाली स्लाइड पे ऊपर से नीचे तक सेम ही रहती है स्पीड? अब इस चीज को मैं क्या बोलूं, नीचे आते हुए धीरे नहीं हो जाती स्पीड? ग्रेविटी वर्क नहीं करती। निहाल को ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही होगी। हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, निहाल से समझो इस चीज। वंश ऐसा है, अकेले में बात करेंगे इस टॉपिक पे थोड़ा, ठीक है? कुछ नहीं हुआ। चले आगे। अब उसको खौफ रहेगा। चले, डेल्टा, डेल्टा, कहीं ना कहीं इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, बाय वाले गुड्स क्या हो रहे हैं, सैक्रिफाइस, और एक्स वाले गुड्स क्या हो रहे हैं हमारे, गेन, यानी कि सैक्रिफाइस अपॉन गेन का फॉर्मूला बनता है। एक्स हमेशा गेन ही होगा। चले, लिख लिया? इसी को मैं छोटा कर रही हूँ। हमारा स्लोप का ही एक फॉर्मूला और बनता है, ये तो हमने तोला चलो क्वांटिटी के भाव में, समझ गए? अब मैं कह रही हूँ उसको तोलो तुम सेटिस्फैक्शन के भाव में, मजा आ रहा है उसके भाव में तोलो, क्या बनेगा? मजा किस में कम आ रहा है, वाई में या एक्स में? मार्जिनल यूटिलिटी किसकी में कम होती हुई दिखेगी, क्वांटिटी किसकी कम हो रही है, प्राइस किसका बढ़ रहा होगा, यानी MUX किसका कम हो रहा होगा। अब समझ में आ गई? समझाओ। रुको रुको रुको, दोबारा बोलती हूँ मैं, रिकॉल करो। पेन पेंसिल कोई भी नहीं तो स्लोप बताया है मैंने। हाँ, वर्टिकल हमेशा y होता है, हॉरिजॉन्टल हमेशा x होता है। फिर वहां पे भी तो सेम ही रहने वाला है। क्या बोलूं अब मैं, मोमोज को तो मैंने पेन पेंसिल इससे पहले बोल तो दिया था। अरे, इससे पीछे वाला भी मोमोज स्प्रिंग रोल था।
बजट लाइन में हमने पेन पेंसिल दिया था, अगर तुम यहाँ पे भी पेन पेंसिल ले लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, मेरे टाइम मैं पढ़ा क्या रही हूँ? तो मैं बजट लाइन क्यों पूछूंगी अभी? ये समझ में आ गया फॉर्मूला? तुम्हें ये फॉर्मूला समझ में आ गया? डेल्टा गुड्स वाई अपॉन डेल्टा गुड्स एक्स समझ में आ गया? क्यों किया है? क्यों किया है मैं बताती हूँ। हमारा फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस अपॉन गेन का। मैंने बोला कि हमारा हमेशा ही गुड एक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसलिए वो नीचे आएगा, ऐसे याद कर लो। और गुड बाय, हाँ, गुड वाई हमेशा घटेगा ही घटेगा, इसलिए उसका सैक्रिफाइस ऊपर आ रहा है। समझ में आ गई बात? वही जो हमारा एम यू एक्स और एम यू वाई होगा वो बिल्कुल अपोजिट चल रहा होगा, बिल्कुल अपोजिट। क्लियर होती है बात सबको? चलेगा? मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी लगाओ, लगाओ। सबका टेस्ट चैप्टर 1 का होगा और वंश का टेस्ट मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट का होने वाला है। तो मैं क्या करा रही हूँ इतनी देर से? मतलब या तो मुझे डिमांड रिवाइज करवाना चाहिए था, चाहिए था। बोलो, वो क्यों क्यों देखना है? वो बताएगा क्या? यूटिलिटी में तो था, कंज्यूमर बिहेवियर में था, तो डिमांड से ही लिंक। तो बताओ मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, कैसे कैसे चेंज हो रहा था? बताओ याशिका, बताओ। अब वो मेरी शक्ल देख रही है। हो रहा था एम यू एक्स डिक्रीज हो रहा था, हो रहा था, सब बोलेंगे। तो यानी कि सैक्रिफाइस क्या हो रहा है? एक्स हो रहा है या नहीं हो रहा? एम यू बोला है मैंने, एम यू ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा? और पेपर में जनरली ये फॉर्मूला मिलता है, ये वाला फॉर्मूला इतना नहीं मिलता, लिख लेना इसे, इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत। करेंगे अभी, जब करेंगे तब देखना कैसे क्वेश्चंस आते हैं। स्लोप पूछेगा वो सीधा। हाँ हाँ, क्योंकि बुक में सबके इकट्ठे दे रखे हैं ना। आईसी कर अभी कहाँ, मतलब आईसी थोड़ी हुआ अभी का खत्म, ऑर्डिनल अभी थोड़ी खत्म हुआ, बच रहा है अभी। अभी तो इक्विलिब्रियम भी बचा, अभी तो मजा आएगा, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो मजा आएगा उसमें तो। चले क्या? तो रो क्यों रहे हो? क्या क्या बताऊं? मैंने बोला कि ये तो हम कर रहे थे कंजम्पशन के बेसिस पे, लेकिन जो बुक में फॉर्मूला देते हैं हमें, या हमें क्वेश्चन में फॉर्मूला मिलता है, वो हमेशा हमें मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट पे मिलता है। समझ में आ गई? स्लोप को जब हम तोलेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी को ज्यादा कंसिडर करेंगे एज कम्पेयर टू गुड एक्स गुड वाई। पेपर में ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, तुम्हें स्लोप निकालना होगा, स्लोप दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, ये निकालना होगा। समझ में आ गई? आ गई? वही पहले तो तुम उठ के आ गया हो। आ गया हो, यहाँ आ जाओ जल्दी, तथा ये आ जाएगा नहीं तो जल्दी यहाँ आओ, अभी समझेंगे, यहाँ आओ। नहीं तो वहां मत बैठो, आ जाओ। क्या चाहते हो बताओ, क्या समझ में आ रहा? अभी हमें आशिका ने बताया एम यू एक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है।
जब हमारी कंजम्पशन बढ़ती है, बढ़ रही है, 1 प्लेट मोमोज खाई, 2 प्लेट मोमोज खाई, 3 प्लेट मोमोज खाई, MUX कम होता है बढ़ता है? MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या होता है? तुम नहीं बात जाओगे। तो यही तो बताया है। तो और क्या था MU? MU फुल फॉर्म बता दी उसने। तुम आगे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो अब? वो बार बार निहाल को देख रहा है, वो हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। तुम आगे बैठोगे ना, तुम निहाल को देखोगे ना, तुम्हें हंसी आएगी। वंश आगे आ जाओ। तुम यहाँ बैठो इधर। नहीं सुन रहा ये। अब समझ में आ गया ये? पक्का? भाई MUY में उल्टा हो रहा है, गुड्स कम खा रहे हैं यानी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही होगी, यानी कि गेनिंग नीचे आ रहा है। समझ में आ गई? क्लियर है बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि IC कॉन्वेक्स क्यों होता है। अब क्या हुआ है? पता है किसी को ऐसा क्यों हो सकता है? पता है ये रिकॉर्डिंग बहुत बहुत तुम रोज ऐसी कर देते हो ना रिकॉर्डिंग को। मैं बता रही हूँ, तुम वहां बैठो। वंश वहां बैठ जाओ। मेरे मुड़ते ही तुम फिर हंसने लगोगे। हमारा IC ऐसा नहीं होता, हमारा IC कभी ऐसा नहीं होता, हमारा IC हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? वो रीजन है ही नहीं। और बताओ उसके अलावा और क्या रीजन? सेटिस्फैक्शन इक्वल रेट, ठीक है। बिकॉज ऑफ MRS, वेरी गुड। कैसे? इसका रीजन यही होता है, डिमिनिशिंग MRS। लेकिन ऐसा क्यों होगा? हमारा एक गुड बढ़ रहा है और एक गुड घट रहा है, हमेशा हो रहा है। और X वाला ही बढ़ रहा है, Y वाला ही घट रहा है, तो ये होगा ही होगा। हमारी शेप कभी वैसी और ऐसी बन ही नहीं सकती। समझ में आ गई बात? कुछ हाइपोथेटिकल केस हम पढ़ेंगे, अभी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कुछ हाइपोथेटिकल केसेस में ये वाला फिगर फिर भी चलेगा। वो हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनरी, इम्प्रैक्टिकल है, यानी कि वो तो हमें रटना है, रटने वाली बात हो गई। लेकिन हमेशा मेरा IC कर्व कैसा रहने वाला है? ऐसा रहने वाला है। क्लियर हो गई बात? लिख लो इसे। बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऐसे बना लो, ये क्रॉस कर देना छोटे छोटे से बना के। कॉनकेव कब हो सकता है? हाइपोथेटिकल एग्जांपल अगर मैं लूंगी तो बोलो, कब होगा? कॉन्वेक्स कब हो रहा है? जब MRS घट रही है, यानी कि कॉनकेव कब होगा? जब MRS बढ़ेगी। चले? नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ IC कर्व, IC बेसिकली ID कर्व, उसके बाद है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बस 4 ही प्रॉपर्टीज है, ज्यादा नहीं है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है और राइटवर्ड नहीं, और कुछ? वो तो कॉन्वेक्स हो गया। चले? चले?
बीच में डाल दो प्रॉपर्टीज। मैं समझाऊंगी, बनाना या बनाना तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन टॉपिक्स को लिखना है या नहीं लिखना। मैं मेन पॉइंट्स लिखूंगी और मेन पॉइंट्स के लिए छोटा छोटा एक्सप्लेन करूंगी, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन पॉइंट्स को इलैबोरेट अपने रजिस्टर में करोगे या नहीं करोगे। क्लियर हो गई बात? पहला, डाउनवर्ड स्लोपिंग है और साथ में कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है सॉरी। है या नहीं है? डाउनवर्ड क्यों है? डाउनवर्ड क्यों है? कॉनकेव का रीजन हो गया वो तो, कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स सॉरी, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स तो इसलिए हो गया क्योंकि हमारा डिमिनिशिंग एमआरएस है, ये तो एक रीजन है। लेकिन डाउनवर्ड क्यों है? अभी बताया था, एक गुण बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, इसीलिए डाउनवर्ड है। एक्सप्लेनेशन लिखना है तो बस इतना सा बना लेना। वेरी गुड। नेक्स्ट है कि कभी भी टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों हो सकता है? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है? पेन नीचे रख के पहले समझ लो। ये मेरा एक बेसिक आईसी कर्व है, ये इसको मैं आईसी 1 नाम देती हूँ, ठीक है? समझ में आ गई बात सबको? ये मेरा कोई पॉइंट है ए और ये मेरा कोई पॉइंट है सी, दोनों पे सेटिस्फैक्शन कैसे रहने वाली है? सेम। आईसी पे सेटिस्फैक्शन कैसी रहती है वंश? सेम। ये सब पॉइंट्स पे इक्वल रहेगी, यानी जो सेटिस्फैक्शन मेरी ए पर है वही सेटिस्फैक्शन मेरी किस पर होने वाली है? सी पर होने वाली है। अब मैंने कोई कर्व बनाया ऐसा इसको इंटरसेक्ट करता हुआ, इस पे मैंने कोई पॉइंट मार्क करा बी, ठीक है? बी और सी पे सेटिस्फैक्शन कैसी रहने वाली है? उस हिसाब से तो ए और बी पे भी सेम रहनी चाहिए, बट अगर मैं डायग्राम देखूं तो ए और बी पे सेटिस्फैक्शन अलग अलग है, यानी कि ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गई बात? अगर मेरा आईसी कर्व, कभी भी मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आईसी कर्व पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, नहीं, पैरेलल भी नहीं होते। ऐसा होगा कि अगर ये एक आईसी कर्व है और ये दूसरा आईसी कर्व आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आके रुक जाएगा, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो छुएगा नहीं, क्योंकि अगर उसने छू दिया तो ये वाले पॉइंट पे तो हमारी सेटिस्फैक्शन इक्वल हो गई ना, यानी कि इस पॉइंट की सेटिस्फैक्शन और इस पॉइंट की सेटिस्फैक्शन तो सेम हो जाएंगी, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? यानी कि हमेशा हमारा गलत होता है। क्लियर हो गई बात? यानी कि पैरेलल है वाला पॉइंट भी सही है या गलत है? गलत है। समझ में आ गई? बनाना है तो ये वाले फिगर को बना लेना, इस वाले को। नेक्स्ट चले, हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन। ऐसा क्यों? इसको मैं नेक्स्ट पेज पे समझा रही हूँ, ठीक है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या हुआ, बनाना ना बनाना तुम्हारे हाथ में है, देख लेना बनाना हो तो। ये कोई आईसी 1 है, ये कोई आईसी 2 है और ये कहीं मेरा आईसी 3 है। समझ में आ गई बात? मैंने एक पॉइंट ये मार्क कर लिया, एक पॉइंट ये मार्क कर लिया, एक पॉइंट ये मार्क कर लिया, ठीक है? कहीं ना कहीं यहाँ पे तो मेरी सेटिस्फैक्शन यही रहेगी, लेकिन इस वाले गुड पे मेरी सेटिस्फैक्शन यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है? यानी सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ऊंचा आईसी कौन सा है? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? नहीं आया समझ? क्या नहीं आया समझ? मैंने बोला ये 3 आईसी बनाए, आईसी 1, आईसी 2, आईसी 3। मैंने तीनों पे इक्वल पे कोई पॉइंट मार्क कर दिए, यानी कि मेरे गुड वाई की जो मेरी अप्रोच है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट ही नहीं हो रही, ठीक है? वाई यहाँ पे भी मुझे 10 मिल रहा था, यहाँ पे भी 10 मिल रहा था, यहाँ पे भी 10 मिल रहा था, लेकिन एक्स जो था मेरा, यहाँ पे एक्स डिनोट कर रहा है, वो यहाँ पे 5 यूनिट मिल रही थी, यहाँ 10 यूनिट मिल रही थी और यहाँ 15 यूनिट मिल रही थी। हमारी मोनोटोनिक प्रेफरेंस पढ़ी थी हमने, क्या थी? ज्यादा की तरफ भागेंगे। सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किधर मिल रही है?
सी पे मिल रही है, सी किस पे लाई कर रहा है, IC3 पे। उसके बाद सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रही है, उसके बाद हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रही है, यानी कि जितना ऊंचा IC उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन। अब समझ में आ गई। चलो इसे बनाना है, बनाना था, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। चले आगे, वंश बनाना था उसको, चले फिर आगे चले। ये अपने आप कैसे चलने लगता है। 2IC नेवर टच द एक्सिस, या कोई भी IC, 2 भी मत लिखो इसको, IC नेवर टचेस द एक्सेस। ऐसा क्यों भाई, कोई भी गुड जीरो नहीं होगा, एजम्पशन लिखी थी, गुड X या गुड Y कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा, अगर मेरा कोई भी IC ऐसा बन रहा होगा तो यहाँ पे कोई गुड जीरो रह रहा होगा, या फिर कोई मेरा IC ऐसा बन रहा होगा तो ये चीज जीरो रह रही होगी, जबकि ऐसा भी नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं हो सकता, इसलिए वाला पॉइंट हमारा वैलिड रहता है। क्लियर हो गई बात, आगे चले आप, समझ में आ गया, ये एजम्पशन का रीजन है। बस नेक्स्ट टॉपिक डालो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज ये दोनों ने क्लास छोड़ी है, लॉस होगा। कोई चीजें ऐसी होंगी जो रिकॉर्डिंग में समझ नहीं आएंगी, वो ये आप पूछ भी नहीं पाएंगे। लग रहा है कंप्लीट करके आएंगे, मुझे तो उम्मीद आई नहीं, कल तो वैसे भी क्लास नहीं है। चले, वो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में MU एनालिसिस वाला पढ़ा था, कौन सा था वो, क्या पढ़ा था उसमें हमने, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में पढ़ा था, तो इक्विलिब्रियम निकल रहा था, निकल रहा था या नहीं निकल रहा था। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये कौन दे रहा है, ये हम इनका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। वहां पे तो हम कह रहे थे हमारा किस पे डिपेंड करेगा, सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करेगा, कर रहा था सेटिस्फैक्शन पे, विलिंग टू पे, एक्चुअल पे, इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा था। हिक्स और एलन बोल रहा है कि तुम पे पैसे पड़े हैं, ठीक है, लेकिन मोमोज कितने खाओगे और स्प्रिंग रोल कितने खाओगे तुम्हें कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। सेटिस्फैक्शन की तो यहाँ पे मेन जो प्रैक्टिकल अप्रोच चल रही है, नहीं समझ में आ रहा ना कैसे चलेगा। सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, दो हमारी प्रॉपर्टीज है, दो कंडीशन है, दो प्रॉपर्टीज है, इसको ये कह लो कि हमारा ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी, ये दो प्रॉपर्टीज जब सेटिस्फाई होंगी तो ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हमारा वर्क करेगा। ठीक है, सबसे पहला तो हमारा जो हमने अभी पढ़ा कि MRS डिमिनिशिंग होगा, यानी कि मेरा कैसा कर्व बनेगा, बोलो, कॉन्वेक्स बनेगा। दूसरा मेरा पॉइंट हमेशा ये रहेगा कि जो मेरा बजट लाइन होगी ना, वो जब मेरे IC से इक्वल होगी उस टाइम पे मेरा इक्विलिब्रियम बनेगा। ये दो कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी, जब तक हमारा वो नहीं बनेगा। बजट लाइन और IC सेटिस्फाई मतलब सेम कैसे रह सकती है, उनके स्लोप की वजह से, हाँ या ना, इसी को इलैबोरेट करो। बजट लाइन के स्लोप को क्या बोलते हैं, और उसके स्लोप को MRS। MRE का फॉर्मूला क्या था, बिना पेज पलटे बताओ, MRE नहीं, वो तो वेरी गुड, ये नहीं था, अभी पढ़ा था हमने, भूल भी गए इतनी जल्दी। और MRS का फॉर्मूला क्या बताया था दूसरा वाला, X, जब ये इक्वल होगा तब मेरा इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका स्लोप तो ऐसा है, इसका स्लोप ऐसा है, कैसे इंटरसेक्ट करेगा भाई, कैसे, एक ही पॉइंट पे करेगा, कैसे करेगा,
क्या बोलेंगे उसे? नहीं, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है वंश? क्या होती है? एक लाइन होती है ऐसी, ऊपर बोलता ही हूँ। जब एक दूसरे से दोनों टेंजेंट रहेंगे तब हम मानेंगे कि क्या है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी मैं ड्रॉ करूंगी, पहले इसको लिख लो। चले, छोटा कर लो इसी को, छोटू सा एक बना दो डायग्राम यहीं पे। दिख रहा है ना सबको? यानी कि अगर ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा आईसी है, मेरी बजट लाइन ऐसी होगी, जो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी का जो यहाँ पे बंडल बन रहा होगा, वो क्या होगा? मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोला? क्या बोला था तुमने अभी? टेंजेंट तो ये वाला पॉइंट है और इसी को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे जो भी बंडल एग्जिस्ट कर रहा होगा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 2,2 कर रहा होगा, यानी कि दो क्वांटिटीज ऑफ एक्स और दो क्वांटिटी ऑफ वाई, तो वो मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन जाएगा। समझ में आ गई बात सबको? लिख लो। यहाँ पे क्या रह रहा है? MRS इज इक्वल टू MRE। अब बनाएंगे, अब ढंग से बनाएंगे, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बताया। चले आगे चले, लास्ट टॉपिक है आज का। बस बना रही हूँ, तो एक्सप्लेनेशन के लिए छोटू सा बनाना था बस, कि टेंजेंट क्या है। बन गया? चले वंश, चले। यहाँ पे हेडिंग डालो, एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसी के नीचे कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाना, थोड़ा सा बड़ा, मतलब मतलब इधर की तरफ ऐसे आधे पेज पे आ जाए, ताकि तुम इधर की तरफ लिख लो थोड़ा सा। ये कहीं ना कहीं तुम्हारी बजट लाइन है और ये कहीं ना कहीं तुम्हारा आईसी कर्व है। ये कोई पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट तुम यहाँ बना लो, एक पॉइंट तुम यहाँ बना लो, एक पॉइंट यहाँ बना लो और एक पॉइंट यहाँ बना लो। इसे नाम देते हैं हम ए, बी, सी, डी और ई। हाँ, अभी फिलहाल के लिए चले चले। जो मेरा पॉइंट ए है, ये वाला कैसा रहने वाला है? अंडर बजट है, कुछ करना धरना तो इससे है नहीं, है या नहीं है? नहीं है। मैं पॉइंट देख रही हूँ ई वाला, अनअटेनेबल है, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट को तो तुम ऐसे ही लिख लो कि जो मेरा ई पॉइंट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? अनअटेनेबल रहने वाला है, यानी कि औकात से बाहर वाला पॉइंट है, इतना तो हम खर्च ही नहीं कर सकते। हाँ या ना? और ए वाला अंडर बजट है, यानी कि मेरी सेविंग्स हो रही होंगी कहीं ना कहीं, कुछ करना धरना उससे है नहीं। अब मैं बात कर रही हूँ डी वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है? क्या? तो सी क्या हो गया इसमें? सी से तो बहुत कुछ होता है। बोलो। बोल कर आऊं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, लेकिन क्या हो रहा है वहां पे? MRS इज इक्वल्स टू MRE, यानी कि कहीं ना कहीं मेरा स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू मेरा स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब मैं बोल रही हूँ कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन हमें किस पॉइंट पे मिलने वाली है? BDC पे, ई पे नहीं मिल रही। सेटिस्फैक्शन पूछा मैंने, खर्चा नहीं पूछा।
सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन हमें कहाँ मिलेगी? खर्चा नहीं पूछा मैंने, बोला अगर तुम्हें सिर्फ तुम्हारी विलिंगनेस टू परचेज में पूछूं तो तुम्हारी विलिंगनेस किस पे रहेगी? लेकिन वो अनअटेनेबल है। ई के बाद कौन से पॉइंट पे रहेगी? बीडीसी। एक पॉइंट पूछा है। डी के बाद बी और सी पे। हाँ, क्योंकि वहां पे जितना खर्चा तुम्हारा हो रहा है उतना ही तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। बी पे कहाँ हो रहा है वो? अगर बी और डी की बराबर होती सेटिस्फेक्शन तो फिर वो बी उसकी बराबर है। पर ये कैसे मतलब है कि बी और डी की सेटिस्फेक्शन अलग अलग है? बी और डी की सेटिस्फेक्शन अलग अलग मतलब बी और डी है। तुम्हारा आईसी क्या बताता है? हाईएस्ट द सेटिस्फेक्शन। एक ही आईसी कर्व है तो आईसी कर्व पे जो पॉइंट होगा वही तो मेन सेटिस्फेक्शन है तुम्हारी। और आईसी कर्व और बजट लाइन तुम्हारी इंटरसेक्ट करे, यानी कि जितना तुम्हारा खर्चा होना चाहिए सेटिस्फेक्शन तुम्हें उतने ही पैसों पे मिल रही है, यानी कि वो वाला पॉइंट तुम्हारा बन गया। लेकिन मैंने बोला कि डी के बाद कौन से पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन है? बी और सी पे, यानी कि जितना खर्चा हो रहा है उतना तुम्हारा एक्सपेंड, मतलब जितनी तुम्हारी इनकम में उतना खर्चा हो रहा है, वहां पे सेटिस्फेक्शन की बात ही नहीं हो रही। समझ में आती है बात तो सबको? यानी कि अगर मैं पॉइंट बोलूं डी पे तो क्या हो रहा है? MRS इज इक्वल टू MRE। जहां पे भी मैं MRS और MRE लिख रही हूँ वहां पे तुम्हें क्या लिखना है उसकी जगह पे? स्लोप ऑफ बजट लाइन और स्लोप ऑफ आईसी कर्व। समझ में आ गया इतना तो? लेकिन अगर मैं बात करूं बी वाले पॉइंट पे और इधर सी वाले पॉइंट पे तो क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? लेस सेटिस्फैक्शन, या फिर जो मेरा MRS है क्या वो बड़ा नहीं है MRE से? हाँ या ना? वहीं पे अगर मैं सी पे बात करूं तो क्या हो रहा है? जो मेरा MRS है वो छोटा है MRE से। ये समझ में आता है? पेपर में ये पूछेगा, लिख लो। अंडर बजट है वो तो। कंज्यूमर यहाँ पे जो कह रहा है ना, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे कोई कंज्यूमर खड़ा हुआ है, ठीक है आकाश तुम्हारी वो मैं दूर कर रही हूँ डाउट। कंज्यूमर कह रहा है इन दो पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन की तो बात हो ही नहीं रही, नहीं हो रही। ये तीनों पॉइंट्स मेरे लिए बराबर रहने वाले हैं, रहने वाले हैं नहीं रहने वाले? हाँ या ना? हाँ। लेकिन इस कर्व पे सेटिस्फैक्शन दिख रही है और इस कर्व पे मेरे को मेरा खर्चा दिख रहा है। ये कर्व मुझे ये बता रहा है, ये वाला जो मेरी बजट लाइन है ये वाली, वो मुझे क्या बता रही है कि मेरी मनी इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर है। वो ये तो नहीं बता रहा, नहीं बता रहा। वेयरएज ये सेटिस्फैक्शन बता रहा है, बता रहा है। यानी कि इस पॉइंट पे बेसिकली क्या होने वाला है? सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है, बजट भी फुलफिल हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल मनी इनकम भी है, इसलिए कंज्यूमर इस पॉइंट पे भागता है। समझ में आ गई बात अब सबको? हाँ या ना? लिख लो। और पेपर में अगर इसी को इलाबोरेट कर देगा तो तुम कर लोगे या नहीं कर लोगे? पी एक्स अपॉन पी वाई लिख के दे देगा, या फिर MRS की जगह पे तुम्हें लिख के दे देगा MUX अपॉन MUY। तो वो तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात है। क्लियर हो गई बात? दो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, 2 क्वेश्चंस एग्जाम क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनरी क्वेश्चंस, ऐसा रियल में नहीं होता और इनके कोई एग्जांपल्स भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। मैं पहले ही बता देती हूँ, ये सिर्फ रटने वाले क्वेश्चंस हैं, इनके कोई भी एग्जांपल्स तुम्हारे एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, तो आईसी विल बी डैश। ये पेपर में ऐसे आएगा। कैसा रहेगा आईसी, कुछ आइडिया है? स्ट्रेट लाइन रहेगा। ये याद करने वाली चीज है। वेयर सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सब सेम है। और यहाँ पे लिख लो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। तो हमारा आईसी कैसा रहने वाला है? ये आशिका और आकाश पढ़ा होगा ये तो, ये एल शेप्ड रहते हैं, यानी कि एक तरह से मैं बोलूँ तो राइट एंगल्ड रहते हैं। यानी मेरा आईसी कैसा बनेगा? ऐसा।
चले आगे, 2 क्वेश्चंस और हैं इसके बाद, पहले लिख लो। चले, रुक गए ऑलमोस्ट। सप्लाई में तो इससे भी गंदी थ्योरी आएगी, बट ये इंटरेस्टिंग वाला पार्ट था ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। चले चले चले, पहले कर्व बना रही हूं मैं, समझना पहले मैं क्या बोल रही हूँ। क्वेश्चन, ये तुम्हारा बजट लाइन है और ये तुम्हारा आईसी कर्व है। ये तुम्हारा कोई पॉइंट है, एक पॉइंट तुम्हारा ये है और एक पॉइंट तुम्हारा ये है। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी और इसको नाम दे दो सी। ए पे क्या हो रहा था, श्योर हो एमआरई से, और यहाँ पे क्या हो रहा था, छोटा था हमारा एमआरई से। अब मैंने ये बोला कि जब मैं इस पॉइंट पर हूं, एट पॉइंट ए, यानी कि जब मेरा एमआरएस जो है वो बड़ा है पी एक्स अपॉन पी वाई से, तो उस केस में जो कंज्यूमर है, अब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कंज्यूमर विल डैश द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। बोलो कैसे, क्यों? क्यों? प्राइस का तो लिंक ही नहीं है, वो तो एमआरई है, पी एक्स अपॉन पी वाई। सिर्फ पी एक्स होता तो तुम ये कह सकते थे, बात तो पी एक्स अपॉन पी वाई की हो रही है ना, बजट लाइन की हो रही है, तो बजट लाइन को तुम प्राइस से थोड़ी नोट कर सकते हो, बजट लाइन तो क्वांटिटी बता रहा है हमें फिर भी, हाँ या ना? क्यों करना चाहोगे, रीजन बताओ। तो मुझे अच्छा एक नॉर्मल पॉइंट, नॉर्मल चीज बताना, यहाँ पे तुम्हारी कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स जो है वो क्या रह रही है, कम रह रही है ना, बिल्कुल 1 यूनिट ले रहे हो, वेरास कंजम्पशन ऑफ गुड वाई कितनी है, 40 यूनिट्स एग्जाम्पल। तो क्या करना चाहोगे, इसी की यूनिट्स को बढ़ाना चाहोगे क्या, या इसको 0 करना चाहोगे? नहीं, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मेरा इंक्रीज होगा। और वहीं अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, यानी कि एमआरएस जब मेरा छोटा होगा पी एक्स अपॉन पी वाई से, तो उस टाइम पे गुड एक्स की कंजम्पशन को क्या करना चाहेगा कंज्यूमर, उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक्स तो बहुत ज्यादा है, वाई 1 यूनिट है, यानी कि वाई की बढ़ाना चाहेंगे ना और एक्स की कम करना चाहेंगे, यानी कि यहाँ पर हम डिक्रीज करेंगे कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। बस, हाँ, पेपर में ये क्वेश्चंस पूछता है और इसको एग्जाम क्वेश्चन की हेडिंग दे देना। समझ में आ गई बात सबको? चल, नेक्स्ट क्लास में हम सप्लाई पढ़ेंगे।